दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और इस वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल बताने वाला हूं, तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम डेट को लेकर, उसके बारे में बताऊँगा। और इसके साथ साथ जितने लोग अभी भी महाकुंभ जाने की, प्रयागराज जाने की तैयारी कर रहे हैं और पवित्र स्नान की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि मैं होकर आया हूं और जस्ट वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, तो इसमें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन है। और जितने लोग बेसिकली कह सकते हैं कि जो महाकुंभ स्नान पर या महाकुंभ यात्रा पर जो एनालिसिस है, आपने सोशल मीडिया पर सबके एनालिसिस देखे होंगे। लेकिन चूंकि मैं अभी होकर आया हूँ, पवित्र स्नान करके आया हूँ और गंगा मैया के दर्शन का लाभ लेकर आया हूँ, तो उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि जितने लोग जाने वाले हैं उनकी यात्रा सुगम हो और आपको प्रॉपर जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले वीडियो में आपको बताऊं कि जितने लोग भी महिला पर्यवेक्षक यानी वुमेन सुपरवाइजर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम 29 तारीख से शुरू होने थे, 29 फरवरी से। लेकिन अभी जो नया ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आया है वो है 7 मार्च को लेकर, कि आपके जो एग्ज़ाम 29 तारीख से होने थे 29 फरवरी से, वो अभी 7 मार्च से कंडक्ट होंगे। और इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपके एग्ज़ाम लेट भी हो सकते हैं और कैंसिल भी हो सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया था ईएसबी को कि आप ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से एग्ज़ाम क्यों करा रहे हैं। 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया था। और इसके अलावा अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को लेकर कि चूंकि ईडब्ल्यूएस एक आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी है, तो जैसा अन्य आरक्षित श्रेणी को उम्र में लाभ दिया जाता है 5 साल का, वैसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को भी 5 साल की आयु सीमा में लाभ दिया जाए। इसलिए ऐसे कैंडिडेट जो फॉर्म नहीं भर पाए थे आयु सीमा को लेकर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो उनके लिए फिर से पोर्टल खुला है, फिर से फॉर्म भर सकते हैं। 21 तारीख से आप देख सकते हैं ईएसबी के पोर्टल पर, उन्हें कुछ टाइम दिया गया है 4 से 5 दिन का, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और वर्ग 2, वर्ग 3 खेल, गायन, वादन, नृत्य के जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने हैं वो 25 तारीख के बाद भरे जाएंगे। और उनकी भी एग्ज़ाम डेट में कम से कम 10 से 15 दिन का चेंज आएगा, मतलब आगे बढ़ जाएंगे, 10 से 15 दिन एग्ज़ाम आगे बढ़ जाएंगे। तो जितने लोग अभी 29 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले थे, क्योंकि अभी मैं प्रयागराज गया था, तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस पड़े थे व्हाट्सएप पर, मैंने अभी चेक किए तो उन्होंने पूछा है कि क्या डेट बढ़ गई। तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो उन्हें मैंने इस वीडियो में कंफर्म किया है कि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट बढ़ गई है। 7 मार्च फिलहाल दिखा रहे हैं, फिर आपका एग्ज़ाम किस डेट पर होगा, चूँकि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन एग्ज़ाम होंगे। तो मैं इस वीडियो से आपको ये भी बता रहा हूँ कि महिला पर्यवेक्षक की भी डेट बढ़ गई है, 7 मार्च से अभी होना दिख रहा है इसमें ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर। और वर्ग 2, वर्ग 3 के जो फॉर्म भरने की डेट है वो भी थोड़ी सी बढ़ी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी ओपन हुई है लिंक। और एग्ज़ाम डेट में भी 10 से 15 दिन का चेंज आएगा, तो भर सकते हैं। और 10-12 दिन एक्स्ट्रा जो आपको मिल रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, उसका भी आप लोग लाभ उठाएं। अब इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि जितने लोग अभी प्रयागराज जाने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं होकर आया हूं। और अभी आपको वीडियो के लास्ट में दिखेगा, पूरी यात्रा का वर्णन वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा दूंगा। और इसके साथ साथ आपको किन किन बातों का, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ अब इस बात का। सोशल मीडिया पर, रील्स में, इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझसे जुड़े जितने स्टूडेंट हैं, चूँकि दिन बचे हैं कम और जाना चाहते हैं अधिक से अधिक लोग, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको मैं कुछ खास बातें बता रहा हूँ, इसका ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि खुद के वाहन से जाएं, निजी वाहन से जाएं या रेंट पर लेकर जाएं। लेकिन बसेस से या ट्रेन से बिल्कुल मत जाएं। खासकर अगर आपने कभी पहले भीड़ भाड़ वाला सफ़र नहीं किया है तो बिल्कुल मत जाएं। बुजुर्ग लोगों को लेकर, बच्चों को लेकर, जो खासकर जो 10 साल से कम के बच्चे हैं, और ऐसे लोग जो फिजिकली डिसेबल हैं या शारीरिक समस्याओं से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल लेकर मत जाएं। और जाएं तो अपने वाहन से लेकर जाएं, ठीक है। और अगर बच्चों को साथ लेकर जाते हैं तो अगर बच्चे 2 हैं तो फिर 4 लोग होने चाहिए कम से कम, ताकि 2-2 लोग बच्चों को संभाल सकें अल्टरनेटिव टाइम पर, क्योंकि बच्चों के बस का काम नहीं है, बुजुर्गों के बस का काम नहीं है। और इसके साथ साथ खुद के वाहन से जाएं। जाने से पहले 1-2 दिन पहले नींद अच्छी ले लें और स्वस्थ हों तभी जाएं। दूसरी चीज़,
अच्छे ड्राइवर के साथ जाएं, कम से कम ऐसे 2 लोग जाएं जो 2 लोग ड्राइव कर लेते हों, एक तरफ से और दूसरे तरफ से, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका सफ़र कितना लंबा है और जो भी जिस भी वाहन से आप जाएंगे वो बहुत धीरे धीरे चलेगा। अब मुझे प्रॉपर ट्रैफिक नहीं मिला कि बिल्कुल क्रैश ही हो जाए, बिल्कुल जाम ही हो जाए। 1-2 जगह मिला है, 1 घंटे आधे घंटे का वेट करना पड़ा है, लेकिन ज़्यादातर जैसे आपने देखा होगा, जैसे चींटियाँ रेंगती हैं एक लाइन बनाकर, ज़्यादातर जगहों पर जाम जो हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है कि प्रॉपर जाम नहीं है, लेकिन जैसे चींटियाँ रेंगती हैं लाइन बनाकर, तो 2 लाइन चलती हैं रोड में, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। लेफ्ट साइड जाने वाले लोग धीरे धीरे गाड़ी बढ़ाते हैं और राइट साइड से आने वाले लोग धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। हाँ, कभी जो ऐसे उपद्रवी लोग घुस जाते हैं बीच के बीच गाड़ी से, कि जिस तरफ से आ रहे हैं लोग राइट साइड से, लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने के चक्कर में वो राइट साइड गाड़ी डाल देते हैं, तो आने वाले लोग फिर कहाँ से निकलेंगे, क्योंकि रोड फिर ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है सारा सिस्टम। ऐसे में दिक्कत हो जाती है, तो ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। प्रॉपर ड्राइवर अच्छी नींद ले चुका हो, मतलब एकदम एक्टिव लोग चाहिए, क्योंकि नज़र हटी हो दुर्घटना 100% वहाँ घटेगी। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है ड्राइविंग के टाइम पर। खाने पीने का सामान अच्छे से ले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएं, ताकि लौट कर भले ही आ जाए वहाँ कम नहीं पड़ना चाहिए। गोली दवाई जो टेम्परेरी हैं, बाम वगैरह है, पेन किलर है, अगर ये स्प्रे है, तो ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। डस्ट बहुत है, डस्ट से अगर किसी को एलर्जी है तो ना जाएं, अदरवाइज़ मास्क, स्कार्फ, ये सारी चीज़ें लेकर जाएं। इसके अलावा प्रयागराज में ठंडी बहुत है, सुबह सुबह तो बहुत ठंडी लगती है, रात को भी ठंडी लगती है, दिन में भले ही मौसम नॉर्मल हो जाता है, लेकिन सुबह शाम की ठंडी बिल्कुल ऐसी है जैसे जनवरी में ठंडी पड़ती है। तो थोड़ी गर्म कपड़े भी लेकर जा सकते हैं, शॉल, स्वेटर, जरकन, स्कार्फ वगैरह, ताकि सुबह सुबह जब वहाँ पे लोग पहुँचते हैं तो 8-9 बजे तक अच्छी ठंडी रहती है। हाँ, इसके बाद आप 10, 11, 12 बजे, ऐसा है कि 24 घंटे भी नहाते हैं लोग, हर कोई आया है तो केवल स्नान करने आया है, तो ऐसे तो ठंडी नहीं लगेगी। लेकिन अगर नॉर्मल बात करी जाए सीजन के हिसाब से, तो वहाँ जनवरी जैसी ठंडी अभी भी सुबह शाम लगती है। खाना प्रॉपर लेके जाएं, बाकी मिलता सब है, ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ मिलता नहीं है, मिलेगा सब, लेकिन डबल रेट पर तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। डबल रेट पर मिलेगा, पानी बॉटल है, फ्रूट्स हैं, खाना है। और चूंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, इसलिए साफ़ सफाई या शुद्धता पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं लोग, इससे आपके बीमार पड़ने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी बात, पार्किंग 10 से 12 किलोमीटर दूर आपकी करा दी जाएगी, चाहे ट्रेन से आएँ, चाहे बस से आएँ, चाहे कार से आएँ। केवल लोकल के वाहन हैं जो वो आ जा सकते हैं, अदरवाइज़ बाहर के जितने भी वाहन हैं, मैंने हर जगह के वाहन देखे हैं, आप यकीन मानिए, इतनी भीड़। राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ के वाहन तो अनलिमिटेड हैं। हर दूसरा तीसरा वाहन आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात का, मध्य प्रदेश का मिल ही जाएगा। इसके अलावा मैंने कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दादर एंड नगर हवेली, पांडुचेरी और लक्षद्वीप, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ तक की गाड़ियाँ देखने को मिली हैं। दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, हर जगह की गाड़ियाँ वहाँ पर आपको देखने मिलेंगी। और हज़ारों गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हैं। लाखों लोग हर घंटे, हर 2-3 घंटे में लाखों लोग, एक फ्लो आता है भीड़ का, जैसे ही ट्रेन आती है एक बहुत बड़ा फ्लो आता है। अगर आप फिजिकली फिट हैं, हष्ट पुष्ट हैं, दमदार हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी यात्रा हो सकती है। और बाइक से, एक बाइक पर 1 या 2 लोग को बिठाते हैं, 10-12 किलोमीटर दूर जो आपकी ड्राइव पार्किंग हो जाती है, उसके बाद से बाइक वाले चलते हैं, ई रिक्शा वाले चलते हैं, टैक्सी चलती हैं, और हाथ ठेला चलते हैं, रिक्शे चलते हैं, उस पर आप बैठ सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो कितने पैसे आपसे लेते हैं। बाइक वाले 500 रुपये लेते हैं एक तरफ से, 2 कैंडिडेट का 250-250 रुपये, और छोड़ देंगे आपको लगभग 1 या 2 किलोमीटर दूर। लेकिन ये भी समझें कि वो बाइक वाले ऐसी जगह पर बाइक चलाते हैं जहाँ पर पैदल चलने की भी कोई व्यवस्था नहीं, सुविधा नहीं है। जहाँ लोग पैदल चलना मुश्किल होता है वहाँ वो बाइक चलाते हैं, तो मेहनत तो वो बहुत करते हैं, हर कोई वहाँ ड्राइव नहीं कर सकता। छोड़ देंगे आपको 1-2 किलोमीटर दूर, उसके बाद से आपको पैदल जाना पड़ेगा, या फिर अगर वहाँ से भी आप जाना चाहते हैं तो हाथ गाड़ी है, रिक्शा है, और भी 1-2 अल्टरनेटिव ऐसे ऑप्शन हैं जिस पर बैठकर आप जा सकते हैं और आगे तक। उसके बाद आपको महाकुंभ के गेट के बाहर छोड़ देंगे, तो फिर चढ़ाई उतर कर आपको जानी है। फिर वहाँ पानी आपको मिलेगा, जल मिलेगा, नदी मिलेगी, बहुत सारी भीड़ मिलेगी। व्यवस्थाएं तो बहुत हैं, लेकिन जब इतनी भीड़ जाती है एक साथ तो व्यवस्थाएं क्रैश हो जाती हैं। चेंजिंग रूम भी बने हैं, टॉयलेट्स भी बने हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि बहुत दिन हो चुके हैं कुंभ को चलते चलते, महाकुंभ को चलते चलते, इसलिए व्यवस्थाएं लगभग चौपट हो चुकी हैं। पानी बहुत ठंडा है,
जहाँ पर घाट नहीं बना है, सीढ़ियाँ नहीं बनी हैं, वहाँ पर पानी में थोड़ी कीचड़ या दलदल कह सकते हैं, थोड़ी किचपिच कह सकते हैं कि है, लेकिन ओवरऑल अगर पानी कहा जाए गंदा है तो पानी गंदा नहीं है। पीने लायक भले ही ना हो, हालांकि नहाते में तो चला ही जाता है मुंह में पानी, और पी भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप किनारों का पानी नहीं पी सकते हैं, किनारों की साइड का पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि पानी कम होता है तो वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। और इसके अलावा बीच में पानी बहुत अच्छा है, नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, और जो भी आपकी पूजा पाठ है वो भी आप कर सकते हैं किनारों पर। बाकी अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम भी गए थे फैमिली के साथ, तो स्नान भी किए, थोड़ी अंदर जाकर स्नान करेंगे, थोड़ी गहराई में कमर से या सीने से, तो बहुत अच्छा लगेगा। पानी बहुत ठंडा है, ठंडी वहाँ है और पानी भी ठंडा है। दोपहर के टाइम स्नान करें, सूर्य नमस्कार करें और भगवान शंकर को याद करें, माता यमुना जी को, गंगा जी को, सरस्वती जी को प्रणाम करें, आचमन करें अच्छे से, और धन्यवाद बोले कि आप इतने खुशनसीब हैं जो वहाँ तक पहुँच पाए हैं। देखें, कर्मों का लेखा जोखा सब परमात्मा के हाथ में है कि किसने कैसे कर्म किए, किसको पुण्य मिलेगा, किसको पाप मिलेगा, लेकिन कर्म करना इंसान का धर्म है, और कर्म तो हर इंसान करता ही है। जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन में आपके कितने मार्क्स आएंगे ये आप नहीं बता सकते, ये तो आपका रिजल्ट बताएगा और आपका परफॉर्मेंस बताएगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी के पुण्य या पाप का लेखा जोखा नहीं बता सकता है। बहुत सारे लोग बुरे दिखते हैं लेकिन बुरे होते नहीं हैं, कई लोग अच्छे दिखते हैं लेकिन अच्छे होते नहीं हैं। अंतर मन में बैठा परमात्मा हर चीज़ जानता है कि कौन कैसा है, इसलिए ये ना बोलें कि कोई वहाँ पाप धोने जा रहा है या कोई पाप धोकर आ रहा है, या जो कोई नहीं जा पा रहा है उसको नीचा ना दिखाएं। सबकी अपनी परिस्थिति है, सबकी अपनी परेशानियां हैं, और सबकी अपनी प्राथमिकताएं हैं कि कौन किस चीज़ को प्राथमिकता देता है। और स्नान करना या वहाँ पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है, सबकी अपनी समस्याएं भी हैं, आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, पारिवारिक हैं, मानसिक हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ जो कोई पहुँच रहा है बहुत खुश नसीब है, बहुत भाग्यशाली है, खुशकिस्मत है। और ये जो आनंद है, ये जो अवसर है, आपको 144 साल में एक बार मिलता है। 144 साल के बाद ये महाकुंभ का पर्व आता है, तो जितने लोग गए हैं बहुत अच्छी बात है। ये सोचकर बिल्कुल मत जाएं कि आप पाप धोने जा रहे हैं या पुण्य कमाने जा रहे हैं। अगर आप इस इंटेंशन से जाएंगे तो आपका आना जाना सब जीरो हो जाएगा। यात्रा का आनंद लें, क्योंकि आनंद ही परमानंद है, और अच्छे भाव से जाएं, आनंद के साथ जाएं। गंगा, ये सोचें कि हम अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं, गंगा मैया से मिलने जा रहे हैं, प्रणाम करने जा रहे हैं, और एक प्राकृतिक एक बहुत अच्छा स्थान है जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा महीना चल रहा है इसके लिए जा रहे हैं, और अच्छे हृदय भाव से जाएं, बहुत अच्छी मानसिकता के साथ जाएं। बाकी परमात्मा तो सबका हिसाब किताब देखेंगे कि किसने क्या किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जाएंगे तो पाप धुल जाएंगे या आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिल जाएगा। जो होगा वो परमात्मा आपको ज़रूर देंगे, लेकिन आप अच्छे भाव से जाएं और कोशिश करें कि वहाँ से आने के बाद आप एक अच्छे इंसान बने, आपके अंदर इंसानियत हो, अच्छा भाव हो, पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से, इंसानों से प्यार करें, करुणा का भाव रखें, स्वार्थ भावना मिटा दें, जलन भावना मिटा दें, और कुछ जीवन में विशेष करने की कोशिश करें। सामाजिक दौड़ भाग से एक गृहस्थ जीवन में जो आदमी माथा पच्ची लगा रहा है, ऊर्जा बर्बाद कर रहा है, थोड़ी आध्यात्मिक बनने की कोशिश करें, जीवन के उद्देश्य को समझें, ठीक है। और इसके बाद फिर आप जैसे ही वहाँ पवित्र स्नान करते हैं और सूर्य नमस्कार करें, महादेव को प्रणाम करें, गंगा मैया को चरण स्पर्श करें, और एक आंख बंद करके एक अच्छा फील करें, बहुत अच्छा फील करें, जैसे गंगा माँ आपको हक कर रही हो, आपको फील करना है, ठीक है। इसके बाद फिर इतना ज़रूर है कि सामान छोड़कर सब लोग एक साथ नहाने ना जाएं, जितने लोग भी जा रहे हैं। कुछ लोग टुकड़ियों में पहले नहा के आ जाएं, बाद में फिर दूसरे लोग जाएं। सामान की देख रेख करनी है, रखवाली करनी है, क्योंकि कई असामाजिक तत्व ऐसे हैं, उपद्रवी तत्व ऐसे हैं कि अच्छे अवसर का इंतजार पाप करने के लिए, क्राइम करने के लिए करते हैं, सामान चोरी करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपको सजग होकर जाना है और किसी अजनबी पर वहाँ जाके विश्वास नहीं करना है। हालांकि बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छे लोग आते हैं, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बाइक से जो लोग छोड़ते हैं, वो नेचर अच्छा है लोगों का, अच्छे भाव से आ रहे हैं लोग, मिलनसार हैं, हेल्पिंग हैं, सपोर्टिंग हैं, ठीक है। लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, जान माल की सुरक्षा आपके हाथ में है, तो सामान की रखवाली के लिए किसी को छोड़ें, टुकड़ियों में जाएं, और वाटर प्रूफ मोबाइल है तो ही लेकर जाएं। अदरवाइज़ वहाँ पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आपको दिक्कत में कर सकती है, क्योंकि पानी के अंदर आप रहेंगे, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं पैर फिसला तो आप फिर पानी में गिरेंगे, हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा तो वो भी आपका भीग जाएगा, डूब जाएगा, मिलेगा नहीं, और फिर खामखा बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो जाएगी। और वहाँ बिना मोबाइल के बहुत प्रॉब्लम आएंगी आपको, अगर मोबाइल फ़ोन नहीं है, अगर आप गुम गए तो दिक्कत,
आजकल नंबर किसी को किसी के याद रहते नहीं हैं तो दिक्कत हो जाएगी। फ़ोन एक मीडियम है बहुत, जिसका लाभ आपको वहाँ पता चलता है कि ढूंढने पर या लोकेशन ट्रैक करने पर या बहुत सारी चीज़, जहाँ शोर शराबा हो रहा है वहाँ बात नहीं कर सकते तो मैसेजेस के थ्रू आप टच में बने रहते हैं। बहुत सारे फ़ायदे वहाँ पर आपको फ़ोन के पता चलेंगे। वाटर प्रूफ फ़ोन है तो लेकर उतरें, अदरवाइज़ जब 2-3-4 लोग साथ में हो तो 1-2 लोग जाएँ, तब जाकर फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। फिर वापस आकर आप लोग स्नान करने के बाद, अगर देखें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि कोशिश करें व्रत रहने की। मतलब यहाँ से जाने में और आने में अगर कम टाइम, जैसे मैं गया था रात को 11:30 बजे घर से निकला था और उसी 11:30-12 बजे अगली रात को, मतलब 24 घंटे के अंदर मैं वापस आ गया था। क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले से अपने दिमाग से मैं वो दिन चुन रहा था जिसमें सबसे कम भीड़ हो, और शुक्र है कि मेरा जो डिसीजन था, मेरा जो सिलेक्शन था 20 तारीख को रात को निकलने का और 21 को वापस आने का, वो सब कुछ मेरे हिसाब से रहा। आना जाना, घूमना फिरना, सब कुछ बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग रहा। कोई जाम नहीं मिला, कहीं भगदड़ नहीं हुई, कहीं आगजनी वगैरह कुछ हुई नहीं, मुझे तो ऐसा लगा नहीं। बाकी सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग हैं, हर तरह की जानकारी देने वाले लोग हैं। निगेटिव लोग भी हैं जो आपको निगेटिव दिखाएंगे, पॉजिटिव लोग भी हैं पॉजिटिव दिखाएंगे। लेकिन यह है कि देखने के लिए वहाँ 90% बहुत अच्छा है, और 10% जब इतनी भीड़ जुड़ेगी तो अव्यवस्थाएं फैलेंगी, परेशानियां होंगी। अगर आपको संगम जाना है तो नाव मिल जाएगी, बोट मिल जाएगी, लेकिन भीड़ ज़्यादा है तो पैसे भी बहुत ज़्यादा लेते हैं लोग, और इसके साथ साथ लाइन में भी लगना पड़ेगा, इंतज़ार भी करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर भी ऊपर उड़ता रहता है, उस पर भी आप लोग घूम सकते हैं, उसका भी कुछ चार्ज है। आप जल्दबाजी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें तो आप सारी चीज़ें घूम सकते हैं। वहाँ कम से कम 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन तो रुकें, तब जाकर आप काफ़ी कुछ देख पाएंगे, घूम पाएंगे। और मैं ये आपको एक सलाह दूंगा, सजेशन दूंगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज का ही प्लान करें, महाकुंभ का ही प्लान करें। वहाँ भी इतनी भीड़ है कि आपको निजात पाना मुश्किल हो जाएगा सब कुछ करना। और ऐसे में अगर आपके साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं या और ज़्यादा लोग हैं तो संभाल कर देख कर चलना पड़ेगा सकुशल वापस आने के लिए। और व्रत रहें, कोशिश करें व्रत रहें। मैं तो हल्का फुल्का, हाँ, फ्रूट्स वगैरह खाएं, पानी प्रॉपर पिएं, ज़्यादा कुछ खाएं वगैरह नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ में फिर आपको सारी सुविधाएं भी नहीं मिल पाएंगी और गाड़ी में आप बैठे रहेंगे, ज़्यादा बॉडी को मूवमेंट भी नहीं मिल पाएगा तो त्रस्त पड़ जाएंगे। और नींद अच्छी लेकर जाएं ताकि आपको वहाँ झपकियाँ ना आए, नींद ना आए। ड्राइवर को बिल्कुल भी झपकी नहीं आनी चाहिए, ड्राइवर को प्रॉपर नींद दें, वहाँ भी आप नींद दें उसको। अदरवाइज़ ड्राइवर के बगल में कोई एक ऐसा इंसान बिठाएं जो प्रॉपर जागता रहे, उससे बात करता रहे, क्योंकि एक झपकी, कई जगह रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं झपकियों की वजह से, नींद ना होने की वजह से, ध्यान हटने की वजह से। और अगर एक पल के लिए, एक माइक्रो सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए भी अगर नज़र हटी तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ वाहन चलते हैं, बहुत ज़्यादा वाहन चलते हैं, हाईवे है, 4 लेन है, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इनका ध्यान आपको विशेष रूप से रखना है। व्रत रहें, लेकिन हल्का फुल्का फ्रूट्स लेते रहें, पानी लेते रहें और ग्लूकोज भी लेते रहें ताकि एनर्जी लेवल आपका बरकरार रहे। फिर सकुशल आप लोग वापस आएँ, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी मंगलमय यात्रा आपकी हो, मैं यही दुआ करता हूँ परमात्मा से, गंगा मैया से। एक अच्छा अवसर मिला है तो जाएं। और लाखों करोड़ों लोग हर दिन पहुँच रहे हैं, वहाँ जाके ही आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा श्रद्धा का भाव लोगों के मन में है, धर्म के प्रति आस्था लोगों के अंदर अब जाग रही है। धीरे धीरे लोग धर्म से जुड़ रहे हैं, सनातन धर्म की पताका लहरा रही है पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में भी कह सकते हैं, क्योंकि 150 करोड़ लोग जिस देश में हों और लगभग 60-70 करोड़ लोग वहाँ पवित्र स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ से समाप्त होते होते लगभग 1.25 अरब लोग, लगभग आधे लोग अगर स्नान कर रहे हैं तो समझे लोगों के अंदर कितना श्रद्धा भाव है। और महाशिवरात्रि भी आ रही है, इस पर भी काफ़ी भीड़ होगी। और हमारे त्यौहार हर महीने आते रहते हैं। मैंने वहाँ से देखा है कि बनारस जाने वालों की बहुत भीड़ है, चित्रकूट जाने वालों की बहुत भीड़ है, अयोध्या जाने वालों की बहुत भीड़ है। मतलब ये कह सकते हैं कि भीड़ का एक ज़्यादा हिस्सा अयोध्या, बनारस और चित्रकूट में शिफ्ट हो रहा है। बहुत भीड़ है हर धार्मिक स्थल पर, और ये अभी आने वाले टाइम में बनी रहेगी। वृंदावन में भी भीड़ होगी होली के टाइम पर, और अभी शिवरात्रि के टाइम पर चित्रकूट में भी भीड़ होगी, हर जगह भीड़ होगी, जटाशंकर में भी भीड़ होगी। और अभी हमारे यहाँ बागेश्वर धाम में भी भीड़ हो रही है, क्योंकि यहाँ भी कन्या विवाह शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और राष्ट्रपति आ रही हैं, और 1 सप्ताह तक का ये प्रोग्राम है। तो यहाँ भी बहुत अच्छी खासी भीड़ होने वाली है छतरपुर में, बागेश्वर धाम में। तो जितने लोग आना चाहते हैं, कोई असुविधा हो तो मुझसे संपर्क कर लेना, ठीक है, व्हाट्सअप कर लेना, आपकी व्यवस्था बनवा दूंगा। और आप कोशिश करूँगा कि जैसे हम वहाँ पर अच्छे तरह से यात्रा करके आए हैं प्रयागराज में, जितने लोग हमारे यहाँ मेहमान बनकर आ रहे हैं उनकी भी यात्रा बहुत अच्छे से हो, सुखद हो। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और
आपकी यात्रा मंगलमय हो। जहाँ भी आप लोग घूमने जाने वाले हैं अपनी सेहत का ख्याल रखें, फैमिली का भी ध्यान रखें, और जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताए गए हैं इनका भी बहुत ध्यान रखें। बाकी जितने अभी चूँकि ठंडी मुझे ज़्यादा लगती है, जनवरी के महीने में ठंडी भी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने अभी घूमने का प्लान किया था। और परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस भी दिन मैंने प्लान किया यात्रा बहुत अच्छी रही, स्नान बहुत अच्छे रहे, मौसम बहुत अच्छा रहा, स्वास्थ्य मूड सब बहुत अच्छा रहा। और जितने लोग मेरे साथ गए थे, दीदी, जीजू, मम्मी, मैं और दोस्त गया था मोहल्ले का, तो बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और आप लोग भी इन्जॉय करें, फैमिली के साथ जाएं, क्योंकि ये जो यात्राएं हैं आपके जीवन की विशेष यात्राएं हैं, तो आपको करना चाहिए। हमेशा यादों में रहता है ये सारा कुछ। एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड